देखिए ये क्वेश्चन जो है CBSE 2011 में 2010 में पूछा हुआ है, ऑल इंडिया बोर्ड है ना। स्टेट किरचॉफ्स रूल, ठीक है। तो पहले तो किरचॉफ्स का दो रूल होता है ना, उसको लिखा गया है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज जीरो, ठीक है ना। किसी भी जंक्शन पे जितना इनकमिंग करंट होता है उतना ही आउटगोइंग करंट होता है। तो अगर इनकमिंग करंट को प्लस ले लें तो आउटगोइंग को कितना लिखेंगे, माइनस। तो देखिए यहाँ 3 करंट आ रहा है, I1, I2 और I3 है ना। और जाने वाला करंट कौन कौन सा है, I4 और I5 है। तो माइनस का I5 कर दे इक्वल टू 0। तो यही किरचॉफ्स का करंट लॉ है। KCL हम लोग लिखते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में कहता है कि नेट जो किसी भी लूप में होता है ना, कोई अगर लूप है, ठीक है ना, उससे मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक बैटरी लगा हुआ है ना, तो इस लूप में नेट वोल्टेज 0 हो जाता है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे अगर V वोल्ट की बैटरी है ना, और ये रेजिस्टेंस अपना R है, ठीक है। तो करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से कि V माइनस का IR इज इक्वल टू 0। तो नेट वोल्टेज कितना होता है किसी भी लूप के अंदर, वो 0 हो जाता है। यही किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ है, ठीक है। इसके साथ एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा है कि यूज दीज रूल टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट I1, I2 एंड I3, ठीक है ना। देखिए यहाँ 3 करंट दिया हुआ, I1 है यहाँ, है ना, यहाँ पे ये I2 करंट हो गया, और ये I3 करंट जो है ना वो इधर लेफ्ट साइड में फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें यही है, इस सर्किट डायग्राम में हम लोग को क्या फाइंड करना है, I1, I2 और I3 फाइंड करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया है आपको। तो हम लोग किरचॉफ्स का जो वोल्टेज लॉ है, इससे लूप का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो एक बार हम लोग जो लूप है ABDCA ले लेते हैं, ABDCA। तो चलिए यहाँ पे लूप लिख लें, लूप ABDCA, ठीक है, ABDCA। और इस लूप के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखें यहाँ से, ठीक है, तो देखिए पहले A से आप गए B, है ना। तो देखिए माइनस का 2 है ना, पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो माइनस का 2। फिर जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, तो माइनस का 4I1 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 4I1। फिर देखिए आप इधर B से D से होते हुए फिर C की तरफ चले, तो देखिए करंट जा रहा है ऐसे और आप जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो ये प्लस का IR होगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा, I2 या 3I2 कर दीजिए, है ना। रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है। फिर ये प्लस का 1 वोल्ट है, तो प्लस का 1, ठीक है। अब A तक आप पहुंच गए, ठीक है, इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग, इससे हम लोग निकाल सकते हैं, एक वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, 4I1 की ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4I1 को अगर आप उस साइड लेके चले जाइएगा ना, तो देखिए क्या रह जाएगा, इधर 1 है और ये माइनस का 2 है ना। तो माइनस का 1 रह जाएगा, तो 3I2 माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। 4I1 को आप इधर ले जाइएगा, तो 3I2 और माइनस का 1, और यहाँ से I1 कितना निकल के आ जाएगा, देखिए तो आप 3I2 माइनस 1 और अपॉन 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सिमिलरली हम लोग यहाँ से फिर लूप ले लेते हैं, सेकेंड लूप ले लेते हैं, ये CDFEC लूप कौन सा है, CDFE और C। अब इस लूप में देखिए आप, इस लूप में अगर हम लोग लिखें तो देखिए C से चले आप पहले D की तरफ, तो माइनस का 1 वोल्ट होगा, माइनस का 1, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। फिर देखिए जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3I2। फिर चलिए यहाँ से अगर आप चले इधर, ठीक है, तो इससे फिर देखिए तो कितना करंट जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से जो है 3 जा रहा है ना, तो I3 जा रहा है। तो देखिए यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो I1 करंट यहाँ से आया है ना, इधर से क्या आ रहा है, I1 आ रहा है, और इधर से क्या जा रहा है, I2 जा रहा है। तो यहाँ से जो I3 जा रहा है वो I1 प्लस I2 ही होगा। तो हम लोग I3 की जगह पे I1 प्लस I2 लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ से I1 प्लस I2,
और इंटू 2 है ना, तो माइनस का I1 प्लस I2 और इंटू 2, फिर यहाँ पे प्लस का 4 वोल्ट है इज इक्वल टू 0। अब इससे भी हम लोग क्या करते हैं ना कि I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 प्लस का है और माइनस का 1 है ना, तो ये 3 आ जाएगा, माइनस का 3I2 है। अच्छा यहाँ से आप देखिएगा तो माइनस का 2I1 और माइनस का 2I2 इज इक्वल टू 0। हम लोग I1 को सेपरेट करना चाहते हैं, तो अगर I1 यहाँ से ले लें इस साइड तो 2I1 इज इक्वल टू देखिए तो कितना रह जाएगा, यहाँ पे 3 है और माइनस का 3I2 और माइनस का 2I2, तो माइनस का कितना हो जाएगा 5I2, और यहाँ से हम लोग I1 की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 5I2 और अपॉन 2। तो एक इक्वेशन हम लोग का ये देखिए I1 का निकल के आ गया और एक I1 का यहाँ से इक्वेशन निकला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग दोनों को इक्वल कर लें तो यहाँ से देखिए 3I2 माइनस 1/4, ये ना यहाँ I1 की वैल्यू, और यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 5I2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3 माइनस 5I2 और अपॉन में कितना है 2 है। ठीक है ना, अब ये 2 से देखिए 2 टाइम्स में चला जाएगा, फिर इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 3I2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और माइनस का 10I2 और I2 को इधर लेके चले आए तो 13I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 और I2 की वैल्यू निकल के आ गई 7/13। कोई दिक्कत नहीं है ना, I2 की वैल्यू 7/13 निकल के आ गई। अब यही I2 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोल दिए, इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 बोल दिए। तो ये जो I2 की वैल्यू है या तो आप इक्वेशन 1 में रख लीजिए या 2 में रख लीजिए। तो चलिए मैं इक्वेशन 1 में ही इसको रख लूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए तो हम लोग I1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू I3 और I2 के जगह पे 7/13 कर ले माइनस का 1/4 है ना। तो यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा 13, तो 7/21 माइनस 13 और बाई 13 होगा, 13 4 जा 4 इंटू 13 ही कर लीजिए। चलिए यहाँ पे है ना, तो ये देखिए 21 में से तो कितना हो जाएगा 8/4 इंटू 13। अब ये 2 टाइम्स में जाएगा तो कितना आ गया 2/13 निकल के आ गया है ना। तो I1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2/13 और I3 है कितना, I1 प्लस I2 ही तो I3 है, तो I3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग I1 प्लस I2। अब देखिए I1 की वैल्यू कितनी है 2/13 एम्पियर है, ठीक है ना, और I2 की वैल्यू कितनी है 7/13 एम्पियर है। तो 2/13 और प्लस 7/13 आप कर लीजिए तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई 9/13 एम्पियर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ से आप देखिए तो आपके तीनों वैल्यू निकल के आ गए। यहाँ से I2 की वैल्यू निकल के आ गई है सबसे पहले, यहाँ से हम लोग की I1 की वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक है ना, और ये आपकी I3 की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है।